अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामिया ऑफिशियल। आज इतवार है 16 अगस्त 2026 और ये हमारा शाम का व्लॉग। मेहरबानी चैनल को पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब फरमाने मैं बड़ा शुक्रगुजार आपका हूंगा। सियासी मंजरनामे पे क्या खिचड़ी पक रही है, डेडलाइन क्या दी जा रही है, खबरें क्यों आ रही हैं, उसके ऊपर सुबह व्लॉग किया तो उसके बाद कई एक अहम सियासतदानों के फोन भी आए, कई तजिया निगारों ने भी रब्ता किया और कई सवाल भी उठे, कई तस्वीर भी मुझे दिखाई गई। तो सबसे पहला नुकता यह कि मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहाँ गायब हैं। दूसरी बात यह कि ख्वाजा साद रफीक बोल पड़े हैं और वो एक दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं। और तीसरी बात यह कि कल यानी सोमवार को 4 बजे सेनेट का इजलास होने जा रहा है। क्या इस इजलास में सेनेटर्स मोहसिन नकवी साहब और तर्जुमान पाक फौज की गुफ्तगू और नए सूबों के ऊपर इजहार ख्याल फरमाएंगे या सिर्फ मक्का एग्रीमेंट के जो फयूज़ बरक़ात हैं उनके ऊपर ही गुफ्तगू पर इत्तफाक करेंगे। तो कुछ लोगों का फ़ोन भी आया, उन्होंने क्या पूछा, क्या बताया, किन तस्वीर का हवाला दिया, वो भी आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करूंगा। लेकिन मेरे साथ रहिएगा क्योंकि दो ऐसे डेवलपमेंट्स हुई जो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उसमें बहुत बड़ी खबरियत भी है, तज्जिया भी है, तबसरा भी है। बांग्लादेश में नई हुकूमत बनी शेख हसीना वाजिद की छुट्टी करने के बाद और वो पनाह ले ली उन्होंने नई दिल्ली में। मोदी सरकार ने उन्हें आशीर्वाद दी, पनाह दे दी। तो नए जो वज़ीर आज़म है तारिक रहमान साहब, खालदा ज़िया के साहबजादे, वो मंजर आम पर आए वज़ीर आज़म के तौर पर। ये जो आने वाला हफ्ता है इसके वस्त में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का दौरा करना था और दिल्ली इस सिलसिले में और इंडियन मीडिया चीख चीख के पागल हुआ पड़ा था कि देखिए हमारी सिफारतकारी की कामयाबी कि बांग्लादेश का वज़ीर आज़म भारत का दौरा कर रहा है। बांग्लादेश ने ठोक बजा के इनकार किया है, बल्कि मुतालबा किया है भारत से। तो जो लेजिटिमेसी है उनकी गवर्नमेंट की या वहाँ आवाम जैसे अपने रहनुमा के साथ हैं और बांग्लादेश खुद कैसे एक ताकत के तौर पर सामने आ रहा है, उसका एक सबूत भारत को जवाब देना। दूसरा सबूत ऑस्ट्रेलिया में जो डार्वन के मैदान में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। तो आज का दिन बांग्लादेश के नाम है, इसलिए मैं दोनों मामला पहले आपकी खिदमत पेश करना चाह रहा हूँ। और ट्रंप के हवाले से बड़ी खबर आई है कि खलीजी ममालिक ट्रंप से मायूस होते जा रहे हैं। हुआ ये कि इनका स्केड्यूल्ड जो प्लान एक दौरा था जिसके बारे में इंडियन मीडिया बात कर रहा था, तो आज इनका जो यानी दफ्तर खारजा है बांग्लादेश का, उसके तर्जुमान है AKM शाहिद अल करीम। वो उनकी मैंने गुफ्तगू देखी और सुनी, यकीन जाने एतबार नहीं आ रहा था कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि एक ज़माने में बांग्लादेश इंडिया के साथ जो ताल्लुकात थे शेख हसीना वाजिद के दौर में, एक हम उसको एक सिस्टर स्टेट समझते थे कि जैसे तसल्लुत है भारत का। क्या लबो लहजा था, देखने से ताल्लुक रखता था। उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि तारिक रहमान साहब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर दौरा करें भारत का इन हालात में। नो वे, आप सफर के लिए साजगार माहौल नहीं है, दौरा नहीं हो रहा, दौरा मनसूख करें। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। वजह, शेख हसीना वाजिद को आपने बना दी है, शेख हसीना वाजिद को हमने सजा दी हुई है, आप उसको हमारे हवाले करेंगे तो ताल्लुकात नॉर्मल होंगे। और ये वही शेख हसीना वाजिद है जो चंद रोज़ पहले नई दिल्ली में इसने खिताब किया, ऑडियो तकरीर की, खूब गम और गुस्से का इजहार किया मोदी की छत्र छाया में रहते हुए मौजूदा बांग्लादेशी हुकूमत के ऊपर। बांग्लादेशी अवाम ने शेख हसीना वाजिद को मुस्तरद किया है, एक इनकलाब की सूरत में उसका तख्ता गिराया और उसके बाद उसको मुल्क से चलता किया और पनाह दी मोदी ने। तो बांग्लादेश की दाद तो दें क्योंकि सरकार के अंदर हिम्मत है, मसल्स हैं। डट के उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता हम भारत का दौरा करें, आप शेख हसीना वाजिद को हमारे हवाले करेंगे तो ताल्लुकात के बारे में सोचेंगे, तो हम आपके दौरे के बारे में सोचेंगे। दूसरी बड़ी खबर बांग्लादेश के हवाले से डार्वन के मैदान में आई। डार्वन का नजरिया इर्तिका तो आप सबको पता होगा, जिसकी साइंस नफी भी करती है किसी हद तक, लेकिन उस नजरिए का जो वो दुरुस्त भी साबित हुआ कि इर्तिका कैसे होता है, एवोल्यूशन कैसे होती है। बांग्लादेश की टीम कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देगी। उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया सिंगल हैंडेडली और एक बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार किया ऑस्ट्रेलिया को। यानी बांग्लादेश 9वें नंबर पर है टेस्ट क्रिकेट में, तो ये मैच जीतने के बाद चौथे नंबर पर चले गए। हम उससे भी नीचे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा फर्क हुआ पड़ा है। 9 विकेटों से शिकस्त थी डार्वन टेस्ट में बांग्लादेश ने, और ये किसी भी एशियन टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी फतह है। विकेटें, बाकी विकेटें जितनी बचती हैं इन हैंड्स, उस एतबार से 9 विकेटों से इतनी बड़ी कामयाबी कभी पाकिस्तान को, इंडिया को, श्रीलंका को नसीब नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इंग्लैंड ने दूसरा मैच जब जाके ऑस्ट्रेलिया खेला था तो वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में कामयाब हुए। साउथ अफ्रीका तीसरे मैच में जीतने में कामयाब हुई। वेस्ट इंडीज को 5 मैच लगे ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में। पाकिस्तान ने 7वें मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। भारत को तो 12 मैचेस लगे ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में पहला टेस्ट जीतने में, और आप जानते हैं बांग्लादेश को कितने मैच लगे, 3। इनक्रेडिबल। वो चाहे उनका वो तंजीद नामी बल्लेबाज जिसने सेंचुरी मारी हो, हसन महमूद, 9 विकेटें ली। उनके पास फास्ट बॉलर्स आ गए हैं जो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता था, हमारी स्ट्रेंथ थी। तो जो पहली इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया की इसमें 198 पे ऑल आउट हुए, तमाम विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली। बांग्लादेश की जानिब से पहली इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया 198 पे आउट हुआ, तमाम विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली। तो इसको बहुत इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल विक्ट्री कहा जा रहा है क्रिकेट की दुनिया में। और फिर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो तारिक रहमान ने वीडियो कॉल की अपनी टीम को, उनको शाबाश दी, उनका मोरल आगे बढ़ाया। बिगेस्ट विन इन एनी फॉर्मेट है ये बांग्लादेश की जानिब से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो वो डार्वन का नजरिया जहां पे ये मैदान में क्रिकेट मैच हो रहा था कि इर्तिका फिर होता है, तो इर्तिका हुआ, बांग्लादेश ने नंबर 1 टीम को शिकस्त दी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं ट्रंप के हवाले से, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज एक रिपोर्ट जारी की है। वो ये कहते हैं कि जो खलीजी ममालिक है, मशरिक़ वस्ता के हमारे दोस्त बरादर इस्लामी ममालिक, ये अमरीकी सदर से मायूस होते जा रहे हैं, जिनकी पॉलिसियां अमरीका के हलीफ ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम लग रही हैं। वो लिखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन विद ट्रंप ग्रोज अमंग US पर्शियन गल्फ एलाइज। अमरीकी हुकाम को उन्होंने कोट किया कि ट्रंप जो है रिक्वायर्ड या मतलूबा सिफारतकारी के जरिए भी ईरान के मामले में इस खित्ते में अमन लाने में नाकाम हो रहा है। यही वजह है कि फिर BBC ने एक जगह तबसरा किया कि मक्का मुआहदा अमरीकी असर रसूख के कम होने की एक निशानी है। और फिर एक्सियोस बराक रेवर्ड ने खबर दी कि ट्रंप सीक्रेट बैक चैनल टू IRGC। वो कहता है कि मिड मई से ट्रंप ने एक खुफिया चैनल खोला हुआ है IRGC के साथ, पाकिस्तान के साथ। खबर में वो कहता है अहमद वादी जो हैं IRGC कमांडर, वो ताल्लुकातकार हैं और जो इराक में कुर्द रहनुमा हैं एक बारजानी, उनके जरिए रब्ता हो रहा है। ईरानियन हुकाम इसकी सरासर तरदीद करते हैं। ये बराक रेवर्ड टेबल स्टोरी में छोड़ता है जानबूझ के। वो कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि बराह रास्त हम अमरीका से रब्ता करें, सालसों के जरिए हमारा रब्ता उनके साथ मौजूद है। आज मुल्क की सियासत के ऊपर सबसे पहले सुनिए कि
ख्वाजा साद रफीक साहब क्या कह रहे हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, किसी और की बात नहीं कर रहा। वो लिखते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में लगने वाले जख्म गहरे हैं, फौरी तौर पर मौसर इलाज ना किया गया तो जख्म खराब हो जाएंगे। ज़र्फ, तदब्बुर और हिकमत बरूए कार लाए जाएं, रियासत खुले बाजुओं से आगे बढ़े और गिरते हुओं को थाम ले। ख्वाजा साद रफीक की यह दर्दमंदाना अपील है हुक्मरानों से, फैसला साजों से, एस्टैब्लिशमेंट से, मुक़तदरा से, तमाम मुतल्लिका फ्रीकैन से। माफ़ कीजिएगा, बत्ती मेरे कार नहीं है तो पसीने ना बुरा हाल है। बहरहाल ये ख्वाजा साहब ने जो बात की इसलिए अहम है कि आज मेरी मुलाकात हुई बरतानिया से एक सहाफ़ी दोस्त से, तो मैंने उनसे पूछा कि बरतानिया में बड़ी तादाद में कश्मीरी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, उनके सेंटीमेंट्स क्या हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर। चलें अब इंतखाब भी हो गया, लेकिन जो सूरत हाल आज़ाद जम्मू कश्मीर की अफसोसनाक है, काश ऐसा ना होता, मिल बैठ के को हल निकाल लिया जाता। उन्होंने कहा कि तकरीबन कोई 1.8 या 1.9 मिलियन पाकिस्तानी वहाँ होते हैं, जिनमें से अक्सरियत कश्मीरियों की है कोई 1.2 मिलियन, और वो परेशान है ब्लैकआउट की वजह से, जो यहाँ हुआ, एक्सेस नहीं थी, उस तरह से मीडिया कवरेज नहीं थी, मालूम नहीं था हो क्या रहा है, तो उनकी परेशानी ग्रो कर रही है। और उन्होंने मुझे बताया कि बरतानिया में 600 से ज़्यादा हल्के हैं उनके इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, उसमें से 60-70 ऐसे हल्के हैं जहाँ पे पाकिस्तानी और बिलखुसूस कश्मीरी वोट बड़ा मैटर करता है। यही वजह है कि एक पार्लियामेंटेरियन इमरान साहब, उनका वो जिक्र कर रहे थे जो एक दस्तखत करवा रहे हैं करारदाद के ऊपर, इस मामले के ऊपर, उसका उन्होंने जिक्र किया। तो ये कश्मीरी बैरून मुल्क भी रहते हैं। ख्वाजा साहब की बात में बड़ा वजन है कि रियासत खुले बाजुओं से आगे बढ़े और गले लगाए, और ये वक्त है जख्मों पर मरहम पट्टी रखने का, ये वक्त है कि जख्म खराब ना होने दिए जाएं। हम भी ख्वाजा साहब की जुबान में यही अपील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया बरतानिया से एक दोस्त ने ये बात हमें आज बताई। अब आ जाते हैं कि 3 तस्वीरें मुल्क की सियासत का सुबह सवेरे व्लॉग मैंने जिक्र किया था कि सूबों की बहस, गवर्नेंस की बहस, बल्दियाती निज़ाम की बहस अब तकवीयत पकड़ेगी। आप देखिए डॉक्टर फरूख सलीम का द न्यूज़ में मजमून छपा हुआ है, इस्लामाबाद में सेमिनार्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में इस पर मुकालमा हो रहा है, टीवी टॉक शोज़ हो रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमती बंदोबस्त के बावजूद ये बहस यहाँ रुकेगी। इसमें मेरे पास इत्तला, आज मेरी एक सीनियर सहाफ़ी हैं इमदाद सोमरू साहब, पीपल्स पार्टी के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, उनसे बात हुई। उनका ये मानना है कि बिलावल साहब की राय ये है कि ये सूरत हाल वो आन पहुंची है कि हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि अभी वक्त नहीं आया, अभी हमें देखना पड़ेगा जब तक कोई एक्सट्रीम कदम नहीं उठाया जाता फैसला साजों की जानिब से, सूबों के क़याम के हवाले से कोई एक्सट्रीम मेजर उन्होंने ली तो फिर हमारी बात होगी, फिर छोड़ेंगे, अभी छोड़ने से कोई तीसरी कुव्वत जगह ले सकती है। तो बिलावल साहब के हवाले से मैं चेक कर रहा था कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो कैंपेन है बड़ी धुआंधार की, इल्ज़ाम लगाए धांधली के ऊपर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो राना साहब ने कहा कि उनकी सीधी गिनती शुरू हो जाएगी 10 के बाद, आखिरी मरहले के बाद। तो बिलावल साहब को मैं ढूंढ रहा हूँ, उनकी मुझे 14 अगस्त को एक वीडियो पैगाम नजर आया ट्विटर के ऊपर। वो कहते हैं कि 79 साल हो गए मगर आज़ादी सिर्फ सरजमीन का हसूल नहीं थी, ये हकूक का वादा था। 2047 को जब 100 बरस हो जाएंगे तो हमारी नस्ल का काम है कि उस वक्त तक इस आईनी वायदे को हर घर तक पहुंचाएं, हर वोट का एहतराम हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान खपे। तो वो भी वोट का एहतराम मांग रहे हैं, वो भी हकूक की बात कर रहे हैं, नौजवानों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट वेयर इज़ ही। इत्तला है कि शायद बैरून मुल्क हैं, और सोमरू साहब की खबर मुझे वजन नजर आता है कि शायद नाला है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों के ऊपर हुकूमत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बुजुर्ग आड़े आ रहे हैं कि नहीं अभी वक्त नहीं आया, तो बैरून मुल्क हैं। पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं नहीं मामूल का दौरा है, वो आते जाते रहते हैं, अपनी हमशीरा या दीगर मामलों की वजह से बाहर जाते रहते हैं। फिर मैंने देखा कि जो शहजाद इकबाल साहब की खबर थी, बाखबर ज़राए ने बताया कि सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका, ये होकर रहेगा, अवामी पजीराई मिल चुकी, जो सियासी जमात मुत्तफिक नहीं होगी सियासी नुकसान उठाएगी। ये तो मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ। सुबह के व्लॉग में बताया था कि एक शख्सियत ने एक फार्मूला भी दिया नया, वो ये है कि हाई कोर्ट्स के बेंचेस जहाँ बने हुए हैं, जैसे पंजाब में लाहौर है, मुल्तान, बहावलपुर और पिंडी, तो बेंचेस ने जुरिस्डिक्शन और हदूदबंदी कर रखी है कि यहाँ पे इस बेंच का दायरा कार है, तो उसी दायरा कार जुरिस्डिक्शन को सूबा मान लिया जाए तो मसला हल हो जाता है, लंबे चौड़े सिलसिले नहीं करने पड़ेंगे। ये तजवीज़ अहम हल्कों में अब गर्दिश करना शुरू कर चुकी है, लेकिन इस पर अमल होता है या नहीं, लेट्स सी। जो ये बात कर रहे हैं शहजाद साहब की अवामी पजीराई मिल चुकी, अवामी पजीराई सिर्फ माइक आगे करके लोगों से बात करने से मिलती है तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो तो मनपसंद के नताए जा सकते हैं। अवामी पजीराई के लिए मुझे लगता है कि शायद फिर रेफरेंडम की जाने भी सूरत हाल जाए। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी, अर्ज की थी कि नून लीग पीपल्स पार्टी के कंधे पे बंदूक रख रही है कि तुसी खेलो, बड़ा मसला है, और पीपल्स पार्टी इनको देख रही है कि ये कितनी और तंग होते हैं और हम उसमें कितना स्पेस ले सकते हैं या अपना मुस्तकबिल सिक्योर कर सकते हैं। ये असल गेम ये चल रही है, दोनों पार्टियां चक्कर में है कि इस सूरत हाल में हम स्पेस कितनी ले सकते हैं और दूसरी पार्टी को कितना और फैसला साजों के साथ कड़मास कर सकते हैं, सिंपल, नथिंग एल्स। रही बात वो जो मैंने कहा सेनेट के इजलास की, कल 4 बजे बुलाया सदर ने, यानी 17 अगस्त को। अब उसमें कहा क्या जा रहा है हम कौमी और बैन अवी अमूर पर बात होगी, कानून साजी भी हो सकती है। मेरी नज़र सिर्फ एक मुद्दे पे होगी, जरी बात है, ये सेनेटर जब बात करेंगे, ये मक्का मुआहदे की बात करेंगे, बड़े फ़ख्र की बात है, बात होनी चाहिए, पाकिस्तान का बड़ा कारनामा है, कामयाबी मिली, नेकनामी हुई, पाकिस्तान की कुव्वत में इजाफा होगा, पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया जा रहा है, डिप्लोमेटिकली तो सक्सेस आ रही है, लेकिन इंटरनली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली क्या उससे हम समेट रहे हैं, ये तो कायदे को सोचना चाहिए, उनके ऊपर सवाल हम भी पूछते हैं। तो मेरी कल नज़र होगी सेनेट के इजलास में कि वहाँ से बरामद क्या होता है, क्या हुकूमती सेनेटर्स, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स उठ के खड़े होते हैं, मोहसिन नकवी साहब को बुलाते हैं, उनसे बात पूछेंगे कि हाँ जी आप कह रहे हैं निजाम कोलैप्स कर गया, कहाँ कर गया, नए सूबों के ऊपर राय देते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए, या कहते हैं कि हाँ बनने चाहिए और हम कानून साजी के लिए आगे बढ़ेंगे। इस पे नजर रखिएगा, कल का दिन इसलिए मेरी नजर में इंतहाई अहम है इस मुद्दे को लेकर के, ऑफिशियली हाउस में खड़े होकर ये फिर पार्लियामेंटेरियंस क्या बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने कर ली, बयान भी दे लिए, राना साहब ने भी कह लिया हाँ जब आएगी देखी जाएगी, अभी तक हमसे किसी ने सिलसिले में कोई बात नहीं कर रखी। 3 तस्वीरों का मैंने जिक्र किया था, अगर आपने मौजूदा सियासी मंजरनामे को समझना है 3 तस्वीरें जेल में रखें, आज रिटर्न नहीं वरना मैं दिखाता, आप खुद उन तस्वीरों को जेल नशीन कर लें। नंबर 1 तस्वीर आती है, सदर जरदारी से मिल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार और मोहसिन नकवी बैठे हैं एक तरफ, दूसरी जाने बैठे हैं शेरी रहमान और मलिक अहमद खान। मैंने पहले भी कहा था मलिक अहमद खान की मौजूदगी इस तस्वीर को बामानी बनाती है। मलिक अहमद खान हमेशा से अहम तरीन हल्कों के लिए अहम रहे हैं, सिस्टम उन पर बड़ा एतबार करता है, चाहे नून लीग के पहले मामला हों या आपके हों। तो मलिक अहमद और मोहसिन नकवी को उस तस्वीर में होना एक। दूसरी तस्वीर आप देखिए 13 अगस्त की, जब फौजी क़यादत मौजूद है, सदर जरदारी मौजूद हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं और CM पंजाब मौजूद हैं, दीगर CMs वहाँ मौजूद नहीं थे।
तीसरी तस्वीर आप देखिए, जो छांगला गली में मियां नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर के मामला को देखने के लिए कौन वज़ीर आज़म होगा, तो एक तस्वीर जारी की। उस तस्वीर में उनके एक जानिब उनके भाई प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, एक जानिब उनकी दुख्तर मरियम नवाज़ बैठी हैं और वो फ्रेम दिया गया। उस तस्वीर में मेरा ख्याल है पैगाम ये है कि जी डील विद मी, और बाकी दो तस्वीरों का मफहूम आप खुद समझ सकते हैं। रह गई बात 13 अगस्त की तस्वीर, तो शायद वो ऑप्टिकल वैल्यू के लिए हो, अदरवाइज़ तो मुझे उसमें कोई ज़्यादा हम बात नज़र नहीं आती। तीसरी तस्वीर जो है वो मानी खेज़ है, वो सिस्टम की मौजूदा सूरत हाल और सिस्टम क्या चाह रहा है, किन लोगों से चाह रहा है, उसकी गम्माज़ी करती है। बहस रुकनी नहीं है। हाँ, तमगा कहानी के ऊपर, तमगा कहानी अभी रुकी नहीं है, उसके ऊपर दिलचस्प तबसे तजिए हो रहे हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं जनाब शाहिद रियाज गोंदल साहब, बड़े मारूफ बिजनेसमैन हैं, अहले ज़ौक़ हैं, अदब से, तारीख़ से, सकाफ़त से, मौसीक़ी से, और बड़ा उनको शगफ़ है। बुनियादी तौर पर तो जो यानी तवानाई के मामलात हैं उन पे दस्तरस है, लेकिन दीगर शौक़ पाल रखे हैं। तो तमगा कहानी ख़त्म नहीं हो रही थी, रंग बिरंगे वंश मन्ने तबसरे उस पे हो रहे थे। तो उन्होंने एक शेर कहा है, वो शेर आप सबकी नज़र और आपसे इजाज़त। वो कहते हैं कि उन्हें कहो कि नहीं अब ये बाइसे एज़ाज़, उन्हें कहो कि नहीं अब ये बाइसे एज़ाज़, जो लोग खुश हैं बहुत तमगाए निदामत पर। अस्सलाम वालेकुम।